स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न के साथ। टुवर्ड्स ए रीजनरेटिव ब्लू इकोनॉमी मैपिंग द ब्लू इकोनॉमी रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की गई है? ए. अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, बी. अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, सी. अंतर्राष्ट्रीय सीबेड प्राधिकरण, डी. संयुक्त राष्ट्र जल। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए. अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संघ IUCN। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। नीली अर्थव्यवस्था। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ ने टुवर्ड्स ए रीजनरेटिव ब्लू इकोनॉमी मैपिंग द ब्लू इकोनॉमी शीर्षक से एक नई रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट कार्बन पृथक्करण जैसे तटीय या समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के महत्व पर जोर देती है। ब्लू कार्बन जलवायु परिवर्तन या जैव विविधता के लिए प्रकृति आधारित समाधानों के व्यापक प्रयास के साथ संरेखित है। ब्लू कार्बन को उभरते बाजार अवसर और टिकाऊ अर्थव्यवस्थाओं के घटक के रूप में रेखांकित किया गया है। मैंग्रोव, ज्वारीय दलदल और समुद्री घास के मैदान जैसे तटीय पारिस्थितिकी तंत्र महत्वपूर्ण कार्बन सिंक है जो स्थानीय वनों की तुलना में प्रति इकाई क्षेत्र में अधिक कार्बन संग्रहित करते हैं। अतः विकल्प ए सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न के साथ। पीएम गतिशील राष्ट्रीय मास्टर प्लान यानी PMGS-NMP के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. PMGS-NMP का लक्ष्य विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी बुनियादी ढांचा प्रदान करना है। 2. राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन में 7 इंजनों से संबंधित परियोजनाओं को पीएम गति शक्ति के साथ एकीकृत किया गया है। 3. इस योजना को भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद द्वारा एक डिजिटल मास्टर प्लानिंग टूल के रूप में विकसित किया गया है। नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1 और 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान यानी PMGS-NMP। पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का शुभारंभ 13 अक्टूबर 2021 को किया गया था। इसका उद्देश्य विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी बुनियादी ढांचा प्रदान करना है। अतः कथन 1 सही है। पीएम गतिशक्ति 7 इंजनों द्वारा संचालित है जिसमें रेलवे, सड़क, बंदरगाह, जलमार्ग, हवाई अड्डे, जन परिवहन और लॉजिस्टिक अवसंरचना शामिल है। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन में 7 इंजनों से संबंधित परियोजनाओं को पीएम गतिशक्ति के साथ एकीकृत किया गया है। अतः कथन 2 सही है। इस योजना को BISAGN यानी भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स द्वारा एक डिजिटल मास्टर प्लानिंग टूल के रूप में विकसित किया गया है। साथ ही इसे गतिशील भौगोलिक सूचना प्रणाली यानी GIS प्लेटफॉर्म में तैयार किया गया है। अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है तरलीकृत प्राकृतिक गैस यानी LNG के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह वह प्राकृतिक गैस है जिसे शीतलन की प्रक्रिया के माध्यम से तरल अवस्था में परिवर्तित कर दिया जाता है। 2. LNG जीवाश्म ईंधनों में सबसे स्वच्छ है। 3. साफ, गंधहीन और रंगहीन LNG में आमतौर पर 85 से 95% मीथेन होता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है? यह सही है। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2 और 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। तरलीकृत प्राकृतिक गैस यानी LNG यह एक प्राकृतिक गैस है जिसे परिवहन और भंडारण के लिए तरल अवस्था में लगभग 260 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ठंडा किया जाता है। इसे तरलीकृत प्राकृतिक गैस यानी LNG के रूप में जानी जाती है। प्राकृतिक गैस की मात्रा उसकी तरल अवस्था में गैसीय अवस्था की तुलना में लगभग 600 गुना कम होती है। अतः कथन 1 सही है। LNG सबसे स्वच्छ जीवाश्म ईंधन है जो कोयले की तुलना में 40% कम कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और तेल की तुलना में 30% कम उत्पादन करता है। अतः कथन 2 सही है। LNG एक स्पष्ट रंगहीन गंधहीन ईंधन है जिसमें अधिकतर 85 से 95% मीथेन होता है जिसमें अन्य जीवाश्म ईंधन की तुलना में कम कार्बन सामग्री होती है। अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है न्यूनतम निर्यात मूल्य यानी MEP के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. MEP वह मूल्य है जिसके तहत एक निर्यातक को भारत से वस्तुओं के निर्यात करने की अनुमति नहीं है। 2. MEP व्यापार पर एक प्रकार का गुणात्मक प्रतिबंध है। 3. कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय MEP लागू करता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है? यह सही है। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 1, डी केवल 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। न्यूनतम निर्यात मूल्य यानी MEP यह वह मूल्य है जिसके तहत किसी निर्यातक को भारत से वस्तुओं का निर्यात करने की अनुमति नहीं है। अतः कथन 1 सही है। MEP को देश में बढ़ते घरेलू, खुदरा या थोक मूल्य अथवा उत्पादन व्यवधानों को देखते हुए आरोपित किया जाता है।
MEP व्यापार के लिए एक प्रकार का मात्रात्मक प्रतिबंध है, अतः कथन 2 सही नहीं है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय अपने विदेश व्यापार महानिदेशालय यानी DGFT के माध्यम से वस्तुओं के निर्यात पर न्यूनतम निर्यात मूल्य यानी MEP आरोपित करता है, अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, वनाग्नि के निम्नलिखित में से कौन से लाभ हैं? 1. बीज अंकुरण, 2. मृदा में पोषक तत्वों की वृद्धि, 3. सूर्य के प्रकाश का जमीन तक पहुंचना। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से विकल्प सही है या सही है? A केवल 1 और 2, B केवल 2, C केवल 3, D 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प D 1, 2 और 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। वनाग्नि। वनाग्नि पौधों की कुछ प्रजातियों के निरंतर अस्तित्व के लिए आवश्यक है। उदाहरण के लिए कुछ वृक्षों के शंकुओं को खुलने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है ताकि वे अपने बीज मुक्त कर सकें। जैसे चैपरल पौधों, चैमिस एवं स्क्रब ओक वृक्षों के बीजों को अंकुरित करने के लिए आग की आवश्यकता होती है। कम तीव्रता की आग की लपटें जंगल के मलबे और झाड़ियों को साफ करती है, मृदा में पोषक तत्वों की वृद्धि करती है तथा सूर्य के प्रकाश को सतह तक पहुंचने के लिए स्थान प्रदान करती है। सूर्य का प्रकाश छोटे पादपों का पोषण एवं बड़े वृक्षों को वृद्धि तथा विस्तार के लिए महत्वपूर्ण है। वनाग्नि वृक्षों को हानि पहुंचाने वाले कीड़ों एवं बीमारियों को समाप्त करती है, अतः विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, कश्मीर घाटी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ए. कश्मीर घाटी हिमालय और पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है। बी. कश्मीर घाटी करेवा संरचनाओं के लिए जानी जाती है जिनका उपयोग केसर के एक स्थानीय प्रकार जाफरान को उगाने के लिए किया जाता है। 3. कोलाहोई ग्लेशियर झेलम नदी के लिए जल का मुख्य स्रोत है। डी. डल और वुलर झीलें कश्मीर घाटी में स्थित 2 सबसे महत्वपूर्ण खारे पानी की झीलें हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। कश्मीर घाटी हिमालय और पीर पंजाल श्रृंखला के मध्य कश्मीर की विश्व प्रसिद्ध घाटी तथा डल झील स्थित है। कश्मीर हिमालय को करेवा संरचनाओं के लिए भी जाना जाता है जिनका उपयोग स्थानीय केसर के एक प्रकार जाफरान को उगाने के लिए किया जाता है। कोलाहोई ग्लेशियर कश्मीर में सबसे बड़ा है और झेलम नदी के लिए पानी का मुख्य स्रोत है। कश्मीर घाटी में कुछ सबसे महत्वपूर्ण मीठे पानी की झीलें हैं जैसे डल और वुलर झील, साथ ही खारे पानी की झीलें जैसे पैंगोंग त्सो एवं त्सो मोरिरी, अतः विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा नियुक्त क्रिटिकल एनर्जी ट्रांजिशन मिनरल्स पैनल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. क्रिटिकल एनर्जी ट्रांजिशन मिनरल्स पर पैनल इक्विटी, पारदर्शिता, निवेश, स्थिरता और मानवाधिकारों से संबंधित मुद्दों पर काम करेगा। 2. इसकी सह अध्यक्षता दक्षिण अफ्रीका और भारत द्वारा की जाती है। 3. महत्वपूर्ण खनिजों में तांबा, लिथियम, निकल, कोबाल्ट और दुर्लभ मृदा धातुएं शामिल हैं। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। ऊर्जा संक्रमण हेतु महत्वपूर्ण खनिजों पर संयुक्त राष्ट्र पैनल। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने समानता, पारदर्शिता, निवेश, स्थिरता और मानवाधिकारों से संबंधित मुद्दों पर काम करने के लिए महत्वपूर्ण ऊर्जा संक्रमण खनिजों पर एक नया 38 सदस्यीय पैनल नियुक्त किया है, अतः कथन 1 सही है। इसकी सह अध्यक्षता दक्षिण अफ्रीका और यूरोपीय संघ द्वारा की जाती है, अतः कथन 2 सही नहीं है। इनमें एंटीमनी, बेरिलियम, बिस्मथ, कोबाल्ट, कॉपर, गैलियम, जर्मेनियम, ग्रेफाइट, हेफनियम, इंडियम, लिथियम, मोलिब्डेनम, नायोबियम, निकल, PGE, फॉस्फोरस, पोटाश, दुर्लभ मृदा तत्व, रेनियम, सिलिकॉन, स्ट्रोटियम, टैंटलम, टेल्यूरियम, टीन, टाइटेनियम, टंगस्टन, वैनेडियम, जिरकोनियम, सेलिनियम और कैडमियम, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए जिसमें एक तरफ भाषा मॉडल और दूसरी तरफ द्वारा विकसित है। 1. PHI 3 मिनी माइक्रोसॉफ्ट, 2. क्लॉड एंथ्रोपिक, 3. जेमिनी गूगल। उपर्युक्त दिए गए युग्मों में से कौन सा या कौन से सही सुमेलित है या सुमेलित है? ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2 और 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भाषा मॉडल है। माइक्रोसॉफ्ट ने ओपन AI मॉडल की समूह के हिस्से के रूप में PHI 3 मिनी का अनावरण किया है। बता दें कि इसे सक्षम और लागत प्रभावी लघु भाषा मॉडल के रूप में डिजाइन किया गया है। क्लॉड एंथ्रोपिक द्वारा विकसित बड़े भाषा मॉडलों का एक समूह है। जेमिनी, जिसे पहले बोर्ड के नाम से जाना जाता था, गूगल द्वारा विकसित एक जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट है, अतः विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, आक्रामक विदेशी प्रजातियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इन जीवों को उनकी मूल सीमा के बाहर के क्षेत्रों या पारिस्थितिकी तंत्रों में लाया जाता है। 2.
लैंटाना कैमारा तथा प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में पाई जाने वाली कुछ आक्रामक विदेशी प्रजातियां हैं। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। आक्रामक विदेशी प्रजातियां अपनी मूल सीमा के बाहर के क्षेत्रों या पारिस्थितिकी तंत्रों में लाई गई हैं तथा उन्होंने आत्मनिर्भर जनसंख्या की स्थापना की है, अतः कथन एक सही है। बागवानी, जलीय कृषि, वानिकी तथा कृषि के साथ साथ पालतू जानवरों के स्वामित्व वाले उद्योगों में कई आक्रामक विदेशी प्रजातियों को कथित लाभ के लिए लाया गया था। जलकुंभी को भूमि पर विश्व की सर्वाधिक व्यापक आक्रामक विदेशी प्रजाति के रूप में स्थान दिया गया है। लैंटाना कैमारा तथा प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में पाई जाने वाले कुछ आक्रामक विदेशी प्रजातियां हैं, अतः कथन दो सही है। अगला प्रश्न है, लिक्विड नैनो यूरिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, इसे पारंपरिक यूरिया की आवश्यकता को कम से कम 50% कम करने के लिए विकसित किया गया है। 2, इसे सबसे पहले वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR द्वारा विकसित किया गया था। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल एक। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। लिक्विड या तरल नैनो यूरिया एक नैनोकण के रूप में यूरिया है। यह एक पोषक तत्व तरल है जो पारंपरिक यूरिया के विकल्प के रूप में पौधों को नाइट्रोजन प्रदान करता है। यूरिया एक रासायनिक नाइट्रोजन उर्वरक है जिसका रंग सफेद होता है, जो कृत्रिम रूप से नाइट्रोजन प्रदान करता है, जो पौधों के लिए आवश्यक एक प्रमुख पोषक तत्व है। इसे पारंपरिक यूरिया की आवश्यकता को कम से कम 50% कम करने के लिए विकसित किया गया है, अतः कथन एक सही है। इसे पहली बार जून 2021 में भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड यानी IFFCO द्वारा विकसित किया गया था, अतः कथन दो सही नहीं है। अगला प्रश्न है, अंटार्कटिक संधि 1991 के पर्यावरण संरक्षण पर प्रोटोकॉल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, प्रोटोकॉल अंटार्कटिका को शांति और विज्ञान के लिए समर्पित प्राकृतिक रिजर्व के रूप में नामित करता है। 2, यह अंटार्कटिका में मानव गतिविधियों के लिए बुनियादी सिद्धांत निर्धारित करता है और खनिज संसाधन गतिविधियों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल एक। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। अंटार्कटिक संधि 1991 के लिए पर्यावरण संरक्षण पर प्रोटोकॉल अंटार्कटिका को शांति और विज्ञान के लिए समर्पित प्राकृतिक रिजर्व के रूप में नामित करता है, अतः कथन एक सही है। यह अंटार्कटिका में मानव गतिविधियों के लिए आधारभूत सिद्धांत निर्धारित करता है और वैज्ञानिक अनुसंधान को छोड़कर खनिज संसाधन गतिविधियों को प्रतिबंधित करता है, अतः कथन दो सही नहीं है। प्रोटोकॉल को केवल 2048 तक सभी सलाहकार दलों की सर्वसम्मत सहमति से संशोधित किया जा सकता है और खनिज संसाधन गतिविधियों पर प्रतिबंध को बाध्यकारी कानूनी व्यवस्था के बिना हटाया नहीं जा सकता है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। प्लेट रू कैंपेन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, बी, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, सी, भारत की राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी, या डी, भारतीय ओलंपिक संघ। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।